बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना ताहिर और मेरे साथ हैं सीनियर एनालिस्ट अब्दुल मजीद साजिद साहब। नाज़रीन, आज इद्दत निकाह केस की समाअत हुई। खावर मानिका के अदम एतमाद के बाद जज ने केस ट्रांसफ़र करने का ख़त लिख दिया। अलावा जी हम बात करेंगे कि पीटीआई ने अदालत का रुख क्यों इख्तियार कर लिया है, चाहे वो इंतखाबी निशान हो या उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन। शेर अफजल मरवत की भी आज बात की जाएगी क्योंकि उन्होंने अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं। वो कौन है और क्या वो पीटीआई ज्वाइन करेंगे और इसका पीटीआई के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये तमाम तफसीलात आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। साजिद साहब, खावर मानिका ने अदम एतमाद किया आज जज के ऊपर और उसके बाद उन्होंने केस को ट्रांसफ़र करने के लिए ख़त लिख दिया। ऐसा क्यों हुआ? आज तो केस का फ़ैसला महफूज होना था, फ़ैसला महफूज नहीं हुआ। अदालत के अंदर क्या हुआ है और अदालत के बाहर क्या हुआ है? असल में आज पीटीआई पुरुमीद थी कि ये फ़ैसला आ जाएगा तो पीछे एक फ़ैसला रह जाएगा साइफ़र और खान साहब की रिहाई जो है वो करीब हो जानी थी, अनकरीब रिहा हो सकते थे। इसलिए वहाँ पे आज बहुत सारे वकला पीटीआई के दीगर रहनुमा इसी वजह से इकट्ठे हुए थे कि लग ये रहा था कि ये केस उड़ जाएगा जी। तो फैसला जो है ना वो आज सुना देंगे जज और उसमें भी खान साहब को ज़मानत मिल जानी थी। ये एक पीटीआई की तरफ से तवक्को की जा रही थी। वहाँ खावर मानिका ने अपना केस ज़रा ज़्यादा एक्टिव होके पेश किया और वहाँ वो बाज़ औक़ात बात करते करते आबदीदा भी हो गए कि मेरे साथ ये हुआ, और वो कस्में भी उन्होंने खाई कि खान साहब जो हैं वो दीन इस्लाम के नाम पे वो इस तरह से घर आते थे और मुझे नहीं पता था कि वो मेरे इस तरह घर वालों के साथ भी उसके कुछ ताल्लुकात हैं। और इन सारी बातों को करते करते वो बार बार आबदीदा हुए, हत्ता कि वो अपनी माँ का भी उन्होंने तज़किरा किया कि इस वाक़े के बाद जब बुशरा बीबी ने निकाह कर लिया इमरान खान के साथ तो इस गम में मेरी वालदा भी जो है ना वो चल बसी। इस पे भी वो आबदीदा हो गए। अब देखें, ये एक पर्सनल सा मामला ज़रूर है, लेकिन जब कोई लीडर होता है ना, लीडर के कुछ तमाम ज़िंदगी के जो पहलू हैं जो अमूमी तौर पे पर्सनल ही समझे जाते हैं, उनको सामने लाया जाता है या डिस्कस किया जाता है। चूँकि लीडर एक रहनुमा होता है, उसको लोग फॉलो करते हैं। जब से ये केस शुरू हुआ है बिलो द बेल्ट ही गुफ्तगू हुई है, हमेशा इस केस में पर्सनल बातें ही की गई हैं। क्या यही आज भी हुआ है जिसकी वजह से कशीदगी बढ़ गई? ऐसा हुआ है, ऐसा ही हुआ है। कुछ उन्होंने वहाँ खान साहब को कुछ इस तरह का बोला कि वो इस किसी को वो छोड़ते नहीं है। ख़ास तौर पे उन्होंने बोला कि वो ख़वातीन को नहीं छोड़ते, उनका रिकॉर्ड है। तो इस बात पे जो पीटीआई के वहाँ वकला थे और दीगर जो कारकुनान वहाँ इकट्ठे हुए थे फैसला सुनने के लिए या हियरिंग सुनने के लिए, उन्होंने फिर जो है ना वो उसको माइंड किया और जो ही वो बाहर निकले हैं तो उनको जो है ना उन्होंने पकड़ लिया, दबोच लिया। उसमें फिर बहरहाल बचत हो गई। उनके वकला जो इनके वकला थे खावर मानिका, वो निकाल नुकुल के ले गए, लेकिन उन पे एक अच्छी अटैम्प्ट हुई है। उनको बोतलें भी मारी गई हैं, उनको गिरेबान तक पकड़ने की कोशिश की गई है। तो देखिए, किसी भी तरह से ये ना तो वो जो कोर्ट के अंदर हुआ है ये कोई काबिल तारीफ है बल्कि काबिल मजम्मत है, और फिर कोर्ट के बाद जो पीटीआई वालों ने खावर मानिका के साथ किया है ये भी काबिल मजम्मत है। ये दोनों चीज़ें ही ठीक नहीं हैं। अब एक केस इस नौयत का है कि इस पे जब कितनी भी बात करें तो एक अजीबोगरीब सा एक पर्सनल सा मामला है। अब वो निकल आया है और 4-5 साल 4-1 साल तो खावर मानिका जो हैं वो उन्होंने कोई इस पे कोई एक्शन नहीं लिया या कोर्ट का रुख नहीं किया जी। ये अपनी जगह पे शकूक शुबात पैदा करता है, और ख़ास तौर पे जब वो कहीं रूपोश थे या गिरफ्तार थे, उसके बाद जब उनकी रूपोशी ख़त्म होती है तो वो होती इसी बात से है। पहली वीडियो यही आती है और उसके बाद फिर वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना इस केस को लेके जा रहे हैं। जब उन्हें लगा कि कोई जानना चाहती कि आज ही खावर मानिका ने अदम एतमाद क्यों किया जज के? अच्छा, वो इससे पहले भी कर चुके हैं ये ना, उसमें जज ने अपने खाते में भी लिखा है। अच्छा, वो पहले भी कर चुके हैं, उनकी दरखास्त मुस्तरद हो गई थी। अब ये चूंकि देखें, अगर हम पीटीआई की साइड पे बात करें, जिनको ये गम गुस्सा है कि केस का फैसला होने लगा था तो उन्होंने ये वाली एक जो है ना पत्ता फेंक दिया, ये तो पहले भी कर चुके, जज अपने ख़त में भी लिख चुके हैं। जो उन्होंने लिखा है ख़त वो अर्जुमंद साहब ने,
उसमें भी उन्होंने इसका हवाला दिया। तो उनको एतमाद या जो भी कह लें, और ये किसी भी साइल का हक है, हमारे कवानीन में ये मौजूद है कि कुछ साइल अगर मुतमिन नहीं है और वो समझता है कि मेरा यहाँ फैसला ठीक नहीं हो रहा, या किसी भी तरह से वो अदम एतमाद का इजहार कर देता है, वो चाहे जज पे कर लेता है चाहे किसी भी तरह से, तो उसको जो है ना ट्रीट किया जाता है। तो पहले उनकी दरखास्त मुस्तरद हो गई थी। आज फिर जज ने जो है ना, जब बहुत शोर शराबा हुआ तो जज जो है ना वो बेंच अपना वो छोड़ के तो चले गए, कमरा अदालत से निकल के। वहाँ फिर उन्होंने फिर बाद में ये इतनी सी बात की फैसला दिए बगैर कि चूंकि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, तो ये जो है ना इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। साहब सलमान दुरानी एनालिस्ट हमारे साथ कॉलर लाइन पर हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सलमान दुरानी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया है। जी बहुत शुक्रिया। सलमान दुरानी, आप खुद भी एक तजिया निगार हैं और आप देख रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त क्या चाह रही है। कभी वो पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ बढ़ती है, फिर दूसरे लम्हे ही वो मुज़ाकरात से पीछे भी हट जाती है, SIFC के साथ बैठती है, फिर SIFC के खिलाफ भी हो जाती है। क्या चाहती है पीटीआई इस वक्त? जी पीटीआई इस वक्त जो है पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक पार्टी को ट्रीट किया जा रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर डेफिनेटली जो नताइज हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन आज जो आपने ये सवाल किया कि कभी वो SIFC में जाते हैं कभी नहीं जाते, तो वो एक डिफरेंट डिबेट हो जाती है कि SIFC को जो कबूल कर रहे हैं वो आपके जो CM हैं KPK के, तो वो अपनी उस पोजीशन के तहत वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वो उनकी एक आईनी पोजीशन है। उसके तहत जो है उनको अपने सूबे को रिप्रेजेंट करना है, और ये तो एक बड़ा जस्टिफाइड अमल है। और दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ है वो है पीटीआई का, और वो इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसमें भी हम दो चीज़ें देख सकते हैं इस वक्त जो कि बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। वो ये कि जो इमरान खान साहब इस वक्त एक मुकम्मल तौर पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले चुके हैं, जैसे हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट कह लें या एंटी इस्टेब्लिशमेंट रोल इन पॉलिटिक्स कह लें, वो बोझ अब हम देख सकते हैं कि उनकी जो पार्टी लीडरशिप है मौजूदा वो भी नहीं उठा पा रही, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल आज के जो रऊफ हसन साहब की स्टेटमेंट है, और एक जो हमारे मौजूदा चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर ने कहा है। बैरिस्टर गौहर ने भी आज की जो रऊफ हसन साहब की जो आज की जो स्टेटमेंट है उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में इस चीज़ को कहने की कोशिश की है कि जो हमारा बयानिया है वो एक बड़ा पॉलिटिकल बयानिया है, और ये जो स्टैंड है हम इसको हरगिज़ ये नहीं समझते कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये यहाँ पे जो रिफ्ट है पार्टी लीडरशिप की और इमरान खान साहब की जो हदायत हैं या इमरान खान साहब जो चाहते हैं, जो उनकी सोच है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नज़र आता है। तो इस वक्त जो पार्टी के अंदर सोच है वो ये है कि शायद जो मौजूदा लीडरशिप है वो इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ उठा नहीं पा रही। तो अच्छा, ये आपने दुरानी साहब एक अच्छी बात की है, ये बड़ी करीने क्यास है। ये बताएं कि जो ट्वीट किया है खान साहब के ज़ाहिर एक्स हैंडल से, उससे बैरिस्टर गौहर भी ये कह रहे हैं कि ये कोई उससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं खान साहब का ये नहीं है बयानिया और ये बात नहीं है। आपकी बात को ही आगे मैं बढ़ा रहा हूँ जी। क्या समझते हैं? वही बात है कि वो उसका वज़न नहीं उठा सकते जो उनका बयानिया है, और वज़न नहीं उठा सकेंगे तो खान साहब सारा कुछ ये कैसे उठा के और कैसे लेके चलेंगे, जो एक बज़ाहिर एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाती हुई चीज़ नज़र आती है, या एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे खान साहब भी जो है ना वो सामने आ रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, इसमें दो चीज़ें मैं कल भी एनालाइज कर रहा था, एक जगह बैठे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में कोई अगर शख्सियत आ जाती है तो वो इस तरह के खुला फैसले जो है करती है, और इस तरह से जिस तरह से इस वक्त खान साहब ने पोजीशन ली हुई है, तो हम समझ सकते हैं कि इस वक्त जो खान साहब की वो पोजीशन है वो अब अपने आप के ही खिलाफ जो है वो कुछ फैसले जा रहे हैं उनके, हो सकता है। और आप इस पे भी ज़रा कमेंट करें कि क्या इस तरह की बात हम कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए, ख़ासतौर पे जो मुल्क के इस वक्त इस्तरारी हालात हैं, इसमें इस तरह का ट्वीट, इस तरह की बात वो होनी चाहिए?
साजिद साहब, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये एक अलग डिबेट है, हो चुकी है। इस पर बात जरूर करनी हमें इस पर करनी है कि वो शख्स जो कि बिहाइंड द बार्स इस वक्त बैठा हुआ है, और बकौल मेहदी हसन जो कि इंटरनेशनल एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने खान साहब का इंटरव्यू भी किया है, और उनके मुताबिक खान साहब इस वक्त डेथ सेल में है जहाँ पे दहशतगर्दों को रखा जाता है। तो अब वहाँ से मैं हैरान हूँ इस बारे में कि हम एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का हमारे पास सोर्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब ये भी नहीं पता कि जो गौहर साहब हैं वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, या जो कोई लीडरशिप का और बंदा खान साहब से मुलाकात करके आता है वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो नो वन इज ऑथेंटिक राइट नाउ। पर इस वक्त तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो किसी और के लिए काम करने से मुतालिक पार्टी लीडरशिप के ऊपर जो एक टैग लगाए जाते हैं, वो जो सवालिया निशान लगाए जाते हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त साजिद साहब जो भी बात है इसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से हम कोई बात नहीं कर सकते। इस वक्त खान साहब की ट्वीट के हवाले से भी जो उनका कॉन्टेक्स्ट है, वी कॉन्ट से कि जी उन्होंने ये कही बात या नहीं कही, लेकिन बादियों नजर ये आता है कि इमरान खान साहब का जो स्टैंड है वो इस वक्त बड़ा क्लियर है, और उनकी जो स्टेटमेंट्स बाहर आती हैं उनसे यही वाज़े नज़र आता है कि जो इस वक्त वो सोच रहे हैं, मेरा ख्याल है ये जो कि मैंने पहले बात कही थी कि जी शायद वो गलती पे हैं, अपनी कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चले गए हैं। मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है कि शायद खान साहब इस वक्त कुछ और सोच रहे हैं, और 2 साल हो गए हैं इस पार्टी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज होते हुए, बर्दाश्त करते हुए इतनी तकालीफ को। तो खान साहब अगर आज कोई किसी स्टैंड पे खड़े हैं, चाहे वो उसूली है, चाहे आप उसको कहें कि जी एक अना की बुनियाद पर बना हुआ है, एक फैसला है, एक पोजीशन ली गई है, तो बहरहाल एक सियासी लीडर का फैसला है और एक सियासी लीडर की पोजीशन है। तो हमें तो ये समझना चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो आगे अब म्यूचुअली बढ़नी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब का जो है वो फैसला नहीं है, खान साहब की उससे मंशा पे नहीं होगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि उनकी पार्टी और वो खुद इस वक्त जो है वो विक्टिमाइज हैं। तो जो स्टेप है वो इस वक्त ताकतवरों ने लेना है। खान साहब के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा आती नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरी साइड से है। ज़ाहिर है जो जुम्मेदार हैं उनको जो चला भी रहे हैं इस वक्त, जो बड़े भी हैं, जो मुक्तदर हैं, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, या वो एक कदम खुद बढ़ा लें, पहले बढ़ा लें, ना कि ये मुसलसल जो एक 2 तरफ़ा ज़िद है या 2 तरफ़ा कह लें एक अना है, इसको ही अगर चलाएंगे तो पाकिस्तान जो है ना वो मुतासर होगा और अवाम मुतासर होगी। आप ये बताएं कि अब पार्टी के अंदर कोई, मुझे लगता है कोई डिवीजन हुई है, आप भी देख सकते हैं। एक तरफ तो मुझे खुशी होती है, मैं एक हिंट देता हूं कि जैसे फवाद चौधरी साहब बाहर आ गए, परवेज़ इलाही साहब बाहर आ गए, तो अच्छी बात है कि सियासतदानों के हाथ में जो है ना पार्टी आ जाए, चूँकि वकला के हाथ में। वकला देखें, आज इद्दत ने कहा केस की हेयरिंग के बाद उन्होंने क्या किया, क्या भला ये पार्टी को कोई स्ट्रेंथन करेंगे या आप कह लें उनको कमज़ोर करेंगे, ये भी तो देखें ना, ये एक इशू अलग से है। लेकिन पार्टी के अंदर जो तकसीम है या वकला का आप कह लें होल्ड है, और शेर अफजल मरवत का एक अलग स्टांस है, शहरयार अफरीदी का एक अलग है, वो नाराज भी हैं। क्या आपके अंदरूनी ज़राए क्या कहते हैं, इस तरह की जो तकसीम है ये है भी या वैसे नज़र आ रही है, और अगर है तो इसका क्या हल है? साजिद साहब, ये तकसीम बड़ी वाज़ेह है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक पार्टी जो इस वक्त बज़ाहिर लगता ये है कि ये टूट फूट का शिकार है, लेकिन अभी भी जो उसका नौजवान है सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि कैंपेन करता हुआ, सोचता हुआ, सवाल करता हुआ नज़र आता है। तो ये हमने पहले किसी पार्टी में शायद ना देखा हुआ ऐसा रिवाज। तो आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो डिवीजन है पार्टी में वो इस चीज़ की नहीं है, अनाओं की नहीं है, बल्कि वो उसूल की है। और वो सवाल करते हैं कि यार जो मुश्किल वक्त में हमें छोड़ गए, हम उन्हें वापस किस तरह से वेलकम करें। और फवाद चौधरी साहब और जो दीगर जो सियासतदान हैं उनके ऊपर जो सवाल है वो बुनियादी तौर पर यही है, और जो कारकुनान है उनकी कोई अपनी पर्सनल जंग नहीं है इसमें। वो भी ये सवाल करते हैं कि जो पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ गए हम उसे कबूल कैसे करेंगे। तो ये इस वक्त कारकुनान प्लस इमरान खान साहब, क्योंकि अब इमरान खान साहब के ऊपर मुनहसर है कि वो किसको वापस लेना चाहते हैं, वो किसको वापस नहीं लेना चाहते। तो ये जो फवाद चौधरी साहब का भी इस वक्त
फैसला होगा वो पार्टी का होगा, वो इमरान खान साहब का होगा, और वो तब होगा जब इमरान खान साहब बाहर आ चुके होंगे। अच्छा, ये तो वाजे हो चुकी बात। ठीक है। लेकिन जो मुश्किल वक्त में साथ थे शेर अफजल मरवत, उनको भी तो कॉर्नर कर दिया गया, ये भी तो देखें आप। देखिए बिल्कुल उसको जस्टिफाई तो खैर इसका तो जवाब कोई पार्टी का बंदा ही दे सकता है, लेकिन उसकी वजाहत जो है वो सामने आ चुकी थी, और खान साहब के स्टेटमेंट के मुताबिक कि उन्होंने कुछ पार्टी की वॉलेशंस की, पॉलिसी की, जिसकी वजह से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। तो दिस इज इंटरनल मैटर ऑफ पीटीआई कि जिस तरह से वो वोकल थे और अपने ही लोगों के खिलाफ थे। अच्छा दुरानी साहब, एक आगे की बात करते हैं, फोर्स ही करने की कोशिश करते हैं, आप और मैं ही समझ लें कि अगर फर्ज कर लें खान साहब, जो उनको डर भी है कि उनका एक बयानिया है, अगर वो इससे पीछे हटते हैं तो वो बयानिया लूज करते हैं, वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है ना वो लूज करते हैं, अपना वोट बैंक जो है वो कम करते हैं, जिस वजह से वो अपनी उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह से उनको 8 फरवरी में जो रिजल्ट मिला है। अगर मुल्क को कौम के लिए वो कोई अपने आप को क्या लें, कोई थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि चले मामलात को आगे बढ़ाएं, तो पार्टी कारकुनान या देखें ख़ास तौर पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक पार्टी का बहुत मजबूत है, वो इसको कोई एक्सेप्ट कर सकेगा? क्योंकि खान साहब ने वैसे अब तक तो दिन कहा है तो वो दिन भी कह देते हैं और रात का है तो रात भी कह देते हैं, लेकिन इस मामले में क्या वो कबूल कर लेंगे? खान साहब अगर फर्ज कर लें, हम स्पेकुलेशन की बुनियाद पे बात कर रहे हैं और फोर्स ही करना चाहते हैं, आगे की तरह बात करते हैं। मुझे लगता है साजिद साहब, इस वक्त जो हम जहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को, वो ये कर रहे हैं कि खान साहब शायद टीटीपी से भी ज़्यादा बड़े दहशतगर्द हैं और वो टेबल पर आना नहीं चाहते। वो जो है या तो फिर वो BLA के को बहुत बड़े टेररिस्ट हैं जो बात नहीं करना चाहते और जिनसे बात नहीं हो सकती। खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो तो यही है कि डायलॉग इज़ द लास्ट ऑप्शन। डायलॉग, टेबल टॉक तो होनी ही होनी है, और ये पॉलिटिक्स का एक बहुत अहम जुज़्व है कि इख्तिलाफ के बाद आपको टेबल पे बैठना ही बैठना है। उनका कहना सिर्फ ये है, आज बल्कि कल अलवी साहब का भी ये स्टेटमेंट था कि खान साहब के मुताबिक वो सिर्फ ताकतवर से बात करना चाहते हैं। तो क्या इसमें मजायका है कि आप पॉलिटिकल पावर्स इस वक्त आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक फॉर्म 47 के तहत जिस तरह से उनको लाया गया और जिस तरह से इस मुल्क में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के नाम पे तमाशा हुआ, तो उसमें आप किसको एक ताकतवर यूनाइटेड किस्म की एक गवर्नमेंट समझते हैं या मुक्तदरा समझते हैं? जाहिर है आप उसी से बात करेंगे ना। तो खान साहब तो ऑफर कर रहे हैं, आज भी टॉक्स ऑफर कर रहे हैं, तो इसमें जो पीटीआई का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो भी ज़हनी तौर पर तैयार है और वो बड़ा इस बारे में समझदार नज़र आता है कि बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं, अगर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज़ाहिर थोड़े से कम पीछे हटेंगे या थोड़ा इस स्टांस से ही कि वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। अगर वो सियासतदानों से बात कर लें, जैसे मोहसिन नकवी से बात हुई थी, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि फिर क्या हम शायद इससे कोई रास्ता ही निकाल लें कि उनके वोट बैंक में कमी नहीं आएगी, उनके तो फॉलोअर्स उनको दिलो जान से पसंद करते हैं, और अगर को वो रास्ता यही निकाल लें, जैसे एक जगह पे फंस गए हैं ना जी, एक डेडलॉक है, वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बात करना चाहते हैं या एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती, तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के बात कर लें और खान साहब भी ये इस पे किसी न किसी हद तक आ जाएं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? या आप जैसे कह रहे हैं कि वो समझदार हैं, तो फिर खान साहब को ये डर, ये खौफ निकालना चाहिए और हम इस तरह प्रोग्राम में भी ये बात उछालें और उठाएं कि कोई मसला नहीं होगा बल्कि पसंद करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साजिद साहब। मुझे लगता है कि जो सियासतदान है उसकी जो सोचने की अप्रोच है वो यही होनी चाहिए, और इस वक्त जो खान साहब की पजीराई आप समझ सकते हैं कि आज जो इलेक्शन हो, कल जो इलेक्शन होगा, पीटीआई का जो वोट बैंक है वो तो कम होने का कोई चांस नज़र नहीं आता है। ये तो एक काबिल आदमी हो या एक अनपढ़ आदमी हो, वो भी आपको जो है वो बता सकता है कि यार उसकी ऑप्शन क्या हो सकती है। तो इस वक्त जो बयानिया है, जो बयानिए की जंग है, वो खान साहब जीत चुके हैं, और इसमें आगे कुछ जो वोट में तब्दील होती चीज़ नज़र आ रही है वो तो यही है। तो इस चीज़ में डरने और खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। हाँ, इसमें मैयर ज़रूर ले सकते हैं जिसमें एक बड़ा असूली मौक़िफ़ है। मेरा ख्याल है कि एक सियासतदान को अपने असूली मौक़िफ़ से कभी भी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उसी एक बुनियाद को लेकर आज नवाज शरीफ साहब अपना ट्रस्ट लूज कर चुके हैं और आज उनका जो वोट बैंक है वो 0
इज इक्वल टू 0 हो चुका है और हम सबको नजर आ रहा है कि पंजाब में उनकी कितनी वर्थ रह गई है। तो एक ही चीज़ जो है वो सियासतदान को नुमाया करती है और वो ये है कि अपने मुतालबात को लेकर, अपनी सियासत को लेकर उस उसूल को मत छोड़े जिस उसूल के ऊपर ट्रस्ट किया है अवाम ने। ठीक है सलमान उसको दुरानी साहब, अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे तो ठीक है, खान साहब जो हैं और जो दूसरी सियासी ताकतें हैं उनको ज़रूर बैठकर बात करनी चाहिए और मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, मैं यही चाह रहा था कि ये बात हम हाईलाइट करें, चलाएं इस बात को, और ये जो उनके खौफ है जहन में कि ये जो इससे उनका पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। यही बात हम जो है ना असल में करना चाह रहे थे। सलमान दुरानी साहब आपने हमें जॉइन ताकि कोई रास्ता निकले। जी, रास्ता ही तो चाहते हैं हम कि कोई रास्ता निकलना चाहिए। ये जो एक कश्मकश बन गई है मुल्क में, इसको औबा अकड़ रहे हैं सारे, ऐसे लग रहा है कि जी बस हम ऐसे करेंगे तो हम हार जाएंगे, वो इससे पीछे हटेंगे, तो वो तो बल्कि 3-4 दिनों में और ज्यादा जो है ना उन्होंने आग लगा दी है खान साहब ने। और जो लास्ट ट्वीट किया वो तो किसी भी तरह, देखें ये कोई भी नहीं जस्टिफाई कर सकता और कैसे किया जा सकता है, यानी मुल्क तोड़ने की बात हो रही है। वो कहते हैं 1971 में ये हुआ था। बयानी अपनी जगह पे ठीक हो सकता है और बात भी ठीक है, हमूदुर्रहमान कमीशन के हवाले से भी बात ठीक है कि वो उसकी चीजें क्यों नहीं हम तक पहुंच रही, वो कमीशन रिपोर्ट कहाँ है, उसमें फैसला क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार था, ठीक है, हमें तयन करना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त की बात है, कितने साल पहले, एक मतलब निस्फ सदी हो चुकी है, उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, 50 साल से ज़्यादा। 50 साल बाद भी हम वहाँ पे आके तो ना खड़े हों ना, हम तो उससे सबक सीखें जी। तो ये जो खान साहब ने अभी ये जो बात की है, ये फिर मुझे ये लगता है कि उनसे कोई जो इंतहा पसंदाना पार्टी के अंदर सोच रखने वाले लोग हैं, ये वो करवाते हैं। खान साहब ठीक है, बात ठीक है कि वो बीएलए के मेंबर नहीं है या चेयरमैन नहीं है, वो टीटीपी के मेंबर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, सोशल मीडिया पे राज करने वाली पीटीआई, और वो अपना ऑफिशियल अकाउंट ही नहीं हैंडल कर पा रही है। नहीं, वो कर रही है। मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश है कि गलती हो गई है। उसका देखें, उसका एक सेटबैक आया है। वो सेटबैक सोशल मीडिया पे आया है कि खान साहब की इस ट्वीट पे कोई जस्टिफाई नहीं किया गया और उतनी वो वायरल नहीं हुई या उतनी उसकी पजीराई नहीं हुई। वायरल तो वो जो भी करते हैं हो जाता है, एक सोचे समझे बगैर ही हो रही हैं सोशल मीडिया पे चीज़ें। तो ये इस तरह की चीज़ों के साथ खान साहब कैसे आगे चलेंगे, इस सोच के साथ तो नहीं काम हो सकता। इसलिए शर्जील मेमन कह रही हैं अच्छा, इस सोच के मुताबिक मैं सिर्फ आप हाँ, मैं इस पे आप मुझे सवाल कीजिएगा। मैं एक बात ये करना चाह रहा हूँ, दुरानी साहब ने भी हवाला दिया, इस सोच के साथ तो फिर मतलब ये है कि अब हमें जो है ना तालिबान हमारी इस कज़िये में मदद कर सकते हैं, वही हमारा जो ना मसला हल करवा सकते हैं। जो इस तरह की जो ट्वीट आई है और इस सोच का मतलब तो फिर ये है, वो भी इसी सोच के करीब करीब हैं, या मौलाना फजलुर रहमान ही फिर कोई किरदार अदा कर सकें, वो भी बड़े करीब हैं तालिबान के। और इस कुर्बत का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गलत मतलब भी हो, राब्ते होते हैं, होने भी चाहिए। हाँ, जहाँ इंतहा पसंदी है उसकी हम मजम्मत करते हैं, जहाँ वायलेंस है हम उसकी मजम्मत करेंगे, बाकी राब्तों पे हम भी नहीं कोई तनकीद कर रहे। लेकिन इस सोच का तो फिर मतलब ये है कि अब हमें मीडिएट जो है ना वो तालिबान ही करवाएंगे और कोई नहीं। इतना पैदा कर रहे हैं कि हम इतनी पोजीशन पे आ गए हैं, हमें तालिबान की मदद की जरूरत फिर और इस सोच के इधर भी इंतहा पसंदी है, वो भी इंतहा पसंद है, इसमें तो कोई शक नहीं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। और ये खान साहब भी वही उसी का मुजाहरा कर रहे हैं। वैसे भी उनको तालिबान खान कहा जाता है और वो उनके करीब करीब हैं सोच, नजरिए और मामलात में भी उनको वापस भी ला के उन्होंने पाकिस्तान में बसाया था। तो फिर अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे इस मसले का, इस झगड़े का, कज़िये का हल फिर तालिबान ही हमें बिठा सकते हैं। फिर वही हम उनको ही कहें कि आप हमारा जो ना हमारी सालसी करें। आप फैसल वाडा की बात सुने, वो कह रहे हैं कि उनके अपने ही पीटीआई के लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो जितनी देर तक अंदर रहेंगे बाहर लोग फ़ायदा उठाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये बात सही है? देखें, बड़ी हद तक ठीक है, फैसल वाडा भी एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और काफ़ी से ज़्यादा एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं।
तो वो जिस तरह बात कर रहे होते हैं, और माजी में भी उन्होंने जिस तरह से कुछ चीज़ें देखी और ऑब्जर्व की, या उनके राब्ते हैं, दो तरह की चीज़ हो सकती है ना, सोर्सेज भी होते हैं, तो उनके ऊपर छाप भी है, तो उनके सोर्सेज ठीक हैं, तो फिर बात तो दुरुस्त है कि पीटीआई को असल में तो ये जो बाहर इस वक्त लोग हैं, खान साहब तो बैठे हैं गिरफ्तार, अंदर बैठे हैं, और इनके बकौल वो डेथ सेल में हैं, यानी हम तो ये समझ रहे हैं कि वहाँ उनको बड़ा वो खोल के उनका जो बैरिक है वो बना दी गई है, वहाँ एक्सरसाइज भी करते हैं, वहाँ वो देसी मुर्ग भी खाते हैं और देसी घी भी पहुंचता है, और उसकी हमें रिपोर्ट गोया कोई बीच में इंफॉर्मेशन गैप है, वो गैप किसी न किसी तरह होना चाहिए ठीक, और वो आना चाहिए सामने ताकि चीज़ें पता हों और कोई मसले का हल निकल सके। बज़ाहिर लग रहा है कि वो ठीक ठाक हैं और वो अंदर बैठे भी खुश हैं, और वो इससे तो लग तो यही रहा है जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक हैं। वो कहते हैं मैं अंदर ज़्यादा आराम से बैठा हूँ, सुकून से बैठा हूँ, बाहर आके मुझे तहरीक लॉन्च करनी पड़नी है, सड़कों पे जाना पड़ना है, धूप गर्मी में जलसे जुलूस करने पड़ने हैं, रैलियाँ निकालनी पड़नी हैं, तो उनको फेम मिल रहा है, तो फिर या तो वो वहाँ सेट हैं या फिर कोई गैप आ रहा है बीच में, मालूमात का कोई गैप है या उसके आगे कोई रुकावट है। अब दुरुस्त क्या है, लफ्ज़ बहुत गूंज रहा है, काली भेड़ें। हाँ, इसका मुझे आप बताएं कौन है, फैसल वाडा किसको कह रहे हैं, काली भेड़ें उनको बचाने में लगी हैं? पहले आप मुझे इसका जवाब दें कि कौन है, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे करूँ। अच्छा, ये जो वाडा साहब कह रहे हैं ना, जो मैंने उनको सुना है, वाडा साहब तो ये कह रहे हैं कि कोई कोर्ट के कुछ जजेस हज़रात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, अच्छा, जो जो उनके सपोर्टर हैं या उनके बयानिए को पसंद करते हैं, और उन्होंने कई फैसले ऐसे दिए हैं जिस पे आपको पता है बड़ी तनकीद हुई है, और माजी में उस तरह की कोई मिसालें नहीं हैं, केस उड़ा दिए जाते हैं, टेरियन वाइट केस भी इसी तरह उड़ा दिया कि कोई सबूत नहीं है, भाई वो तो खुद ऑन कर रहे हैं और उनके बच्चे उनके साथ हैं और वो इकट्ठे रहते हैं, और वो रोज़ाना तो जमाइमा जो है वो उनकी कोई फ़ोटो शेयर कर रही हैं। हाँ। इस टाइप की चीज़ों के बाद फिर ये चीज़ें आ रही हैं, और पीटीआई के मुखालफिन या इमरान खान के सियासी मुखालफिन में गम गुस्सा पैदा होता है, तो वो उसका नतीजा है जो वो कह रहे हैं कि वैसे कोर्ट के लोग, कोर्ट की कोर्ट के जजेज़ वो सारे काबिल एहतराम हैं, वो ठीक हैं, वो लेकिन कुछ हैं। अब ये कुछ तो वही बता सकते हैं कि कौन है। ब्रेक लेना है, मेरा सवाल रह गया, लेकिन वो आपसे ब्रेक के बाद पूछिए। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हम लेते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। साहब, ब्रेक से पहले फैसल वाडा की काली भेड़ों की बात कर रहे थे हम, लेकिन मेरा सवाल जो रह गया था और ब्रेक आ गई, अब वो सवाल ये है कि आईनी ओहदों पे बैठने वाले दूसरे आईनी ओहदों, जैसे अब जुडिशरी की आपने बात की है कि काली भेड़ें उनको ही कहा जा रहा है, तो साहब उनको अगर आप ये कह रहे हैं तो क्या डेफेमेशन लॉ लागू नहीं होगा? वो सिर्फ सहाफ़ियों के लिए है? सिर्फ गरीबों के लिए होता है डेफेमेशन लॉ, कानून ऐसे नहीं हर एक के पे लागू होता। हाँ। वो आपस में जो मर्जी कर लें, फैसल वाडा पे भी नहीं लागू होगा, वो एक और भी इवन वज़ीर आज़म साहब ने भी इशारे में बात की है, इसी तरह का इशारा दिया है उन्होंने कल, तो उन लोगों पे तो नहीं हो सकता। तो ये है सिर्फ कि जी साफ़ी जो कोई बात करेगा तो उसको पकड़ना है, ज़रा दबोच लेना है, और कि कोई भी आईनी ओहदों पे बैठे हुए के खिलाफ बात नहीं कर सकते, या उनको कोई नाम और खिताब नहीं दे सकते, या उनका कोई ठट्ठा नहीं लगा सकते, कोई तमस्खुर नहीं उड़ा सकते, और इस तरह की जो वो असल में तो चीज़ यही है, और वो फिर उसकी आगे सज़ा है और वो सारी चीज़ें हैं। बहरहाल वो कानून अभी बना नहीं है, वो बिल पास हो गया, लेकिन गवर्नर के अभी चूँकि दस्तखत नहीं हुए, और गवर्नर का यही मानना और कहना है कि मैं इस पे हुकूमत पंजाब को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको दोबारा देखें और इसको ठीक करें, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लें। ये तो इस कानून की बात है। अब ये कि होगी एक बात होगी है, तो बात का इसका मतलब कोई चीज़ तो होती है ना जी। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए ये कवानीन ज़रूरी भी हैं। डिजिटल मीडिया पे कुछ चीज़ें हो रही हैं कि वो बिलो द बेल्ट हैं और उसके ऊपर कोई पकड़ तकड़ नहीं है। हाँ। ये अंडर डेवलप कंट्रीज में मसला होता है। साहब पीटीआई की तरफ वापस आते हैं, हम शेर अफजल मरवत की बात करने लगे हैं। वो दुबई में बहुत मुलाकातें कर रहे हैं, उन्होंने साबिक गवर्नर डॉक्टर अशरतुल अब्बाद से मुलाकात की है। इतने अरसे बाद वो कहाँ थे, और मतलब अब इतने अरसे बाद वो सामने आए, क्या वजह बनी और मुलाकात में क्या बातचीत हुई? ठीक है, ये तो अब ज़रा नहीं बताई जा सकेगी क्या बात हुई, लेकिन सवाल अच्छा है कि डॉक्टर अशरतुल अब्बाद
एक बड़ी देर गवर्नर रहे, रिकॉर्ड उनका ही है सबसे ज्यादा गवर्नर पीरियड का ना। अच्छा। वो 3 हुकूमतों में गवर्नर रह चुके हैं, मुशर्रफ दौर में भी गवर्नर रह चुके हैं, और जब 12 मई हुआ था तो भी वही गवर्नर थे, मुझे एग्जैक्ट याद जो पड़ रहा है। अच्छा। तो वो फिर MQM के बाकी रहनुमाओं की तरह जब उनकी हुकूमत होती है, हमेशा ही उनकी हुकूमत होती है, यानी जब हुकूमत में वो आ जाते हैं, हमेशा ही आ जाते हैं हर हुकूमत के साथ, तो वो फिर वापस आ जाते हैं। हाँ। कोई कोई भी थोड़ा सा जो पीरियड होता है उस दौरान वो बाहर भाग जाते हैं। अच्छा। ये डॉक्टर इशरतुल इबाद पे पहले भी केसेस थे, मतलब कत्ल की दफात भी उन केसेस में हैं, और दर्जनों केसेस में ये अच्छा। मतलूब थे, पहले भी नहीं थे यहाँ, तो इनको इंपोर्ट करके जो है ना गवर्नर बनाया गया था MQM को साथ रखने के लिए। लेकिन उस वक्त अल्ताफ भाई भी थे, तो वो उस वक्त की और MQM थी। अब MQM पाकिस्तान और लंदन में तकसीम हो चुकी है, तो ये अभी ना MQM लंदन को क्लेम करते हैं ना पाकिस्तान को क्लेम करते हैं, ये खामोशी से इन्होंने कोई वक्त का इंतज़ार किया है। अब उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने कहा कि कोई हालात ऐसे हैं पाकिस्तान में, कोई इनको आपस में बिठाना चाहिए, तो इसमें अब ज़रूरत है मेरी, तो मैं जो है ना अपनी खिदमात पेश करता हूँ। यकीनन कहीं ना कहीं से उनको गो हेड मिला होगा, तो फिर ये बात होती है, वरना इस तरह की शख्सियात, इस तरह के लीडर या ऐसे सियासतदान वो गोशा आफियत में रहना गनीमत समझते हैं। शेर अफजल मरवत से मिले और क्या अब फिर ज्वाइन करने लगे हैं? हाँ, PTI ज्वाइन करने लगे हैं या शेर अफजल मरवत उनको ज्वाइन करने लगे हैं, ये कोई पता नहीं। एक पार्टी नई बन रही है, ये कुछ लोग उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं, और अभी तक कोई इशारे किनारे में कहीं डॉक्टर इशरतुल इबाद से कुछ सवाल में बात आई है सामने, तो वो ये आई है कि वो शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जो पार्टी बनाना चाहते हैं, तो शायद वो उसमें चले जाएं। अब वो पार्टी वो भी बन रही है, बनाई जा रही है, उसको कोई मैनिफेस्टो सामने आएगा तो फिर पता चलेगा। जहां तक ये बात है कि शेर अफजल मरवत तो खुद पार्टी से तंग हैं, वो तो अपनी इस वक्त, चूंकि देखें जो कुछ भी हो, शेर अफजल मरवत तो इमरान खान और PTI के मरून मिन्नत है ना, उनको PTI से ही शोहरत मिली है, फेम मिली है, उनकी अपनी जद्दोजहद जरूर की उन्होंने, वो काबिल तारीफ है, मेहनत की है उन्होंने, लेकिन अगर वो आज MNA है तो वो उनकी ज़ात का शायद नहीं है, वो इमरान खान का, जिस तरह बाकी कई मेंबर्स कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली को जो है ना वो इमरान खान का वोट पड़ा है, PTI का या उनके बयानिए का पड़ा है, तो अब वो वहाँ से तो उनको झंडी दिखा दी गई है और उन्हें एक तरह से रांदा दरगाह कर दिया है जी। वो चूंकि वहाँ इशरतुल इबाद पहले से वहीं मुकीम है और अपने शेर अफजल मरवत साहब का अपार्टमेंट अपना है, तो वो जाते आते रहते हैं दुबई में, वहाँ उनकी मुलाकात हुई है, तो यकीनन कोई बीच बचाव करने के लिए होगी जो डॉक्टर इशरतुल इबाद बज़ाहिर जो शो कर रहे हैं, जो इजहार कर रहे हैं जी। एक ये बात हो सकती है, दूसरा ये भी हो सकता है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद कहीं वापस आ रहे हों, वो किसी तरह के कोई मुशीर वजीर भी बन रहे हों, या अभी तक गवर्नर सिंध जो हैं वो तब्दील नहीं हुए, तो मे भी उन्होंने ये भी तैयारी शुरू कर दी हो कि नए गवर्नर की जो तैनाती है तो उसमें मेरा नाम भी शामिल हो जाए, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा ये बात करीने की आस लगती है। मुल्क के लिए किसने सोचना, वो पहले भी बाहर थे, गवर्नर बने आए हैं, चूँकि फिर उनको इम्यूनिटी हासिल थी, तो जैसे ही गवर्नरी उनकी ख़त्म हुई है वो अगले दिन वापस भी चले गए थे फिर दुबई, वो वहीं के मुकीम हैं वहीं पे ही, और अब वो आएंगे तो किसी बात से ही आएंगे, वरना तो उनके कई केसेस भी अभी हैं, सारे ख़त्म तो नहीं हुए। अच्छा। तो ये बात देखें, इस तरह की शख्सियात ऐसे जब खुम्बियों की तरह उठती हैं, निकलती हैं, या फिर वो बरसात के मौसम में फिर बारिश होती है, तो फिर जब कुछ चीज़ें निकलती हैं तो इस तरह के रहनुमा तब ही निकलते होते हैं। चलो सर साहब आगे बढ़ते हैं। खबर ये है कि गुज़िश्ता रात रावलपिंडी का जो बहरिया टाउन है वहाँ पर नैब अफसरान की जानिब से छापा मारा गया है। ऐसा क्या अपडेट है, किस केस में छापा मारा गया है? अच्छा, ये केस पता है लोगों को, लेकिन आज हम दोहरा देते हैं, ताज़ा चूँकि मामला आया है। देखें, ये हमें 2019 में जाना पड़ेगा। ये अप्रैल 2019 में जो है एक सेटलमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट में, साकिब निसार थे चीफ जस्टिस,
जो कराची में इन्होंने ज़मीन ली थी गवर्नमेंट से बहुत औने पौने, चंद रुपयों के लिए के इवज एकड़ों में ज़मीन ली थी। अच्छा, ये एक तरफ जो आज वो कह रहे हैं ना, मैं हक और सच के साथ खड़ा हूँ, मलिक रियाज अभी जो बोल रहे हैं, उनके ट्वीट पढ़ के सर पीटने को दिल करता है, सर पीटने को, कि वो अगर हक और सच हैं और वो अल्लाह पे एतकाद और उनका इतना मजबूत है, तो फिर हम तो जन्नती लोग हैं। मेरा ख्याल जन्नत के आला दर्जों में आप भी होंगी। तो अप्रैल 2019 में सेटलमेंट हुई इस केस की, कराची की ज़मीन की, और उसमें तय हुआ कि 460 अरब रुपए जो आप जो है ना जुर्माना, सेटलमेंट या पेनल्टी के तौर पे अदा करेंगे। फिर आप वो ज़मीन चूँकि आपके पास है तो ये उसकी एक बहुत कम रेट लगा के, तो ये 700-800-900 अरब से शुरू होके ना 460 पे एक सेटलमेंट हो गई। जो मलिक रियाज ज़ाहिर बड़ा नाम है, बड़ा उनका हर शोबे में मतलब अमल दखल है और उनके बड़े लोग हैं वहाँ पे, हत्ता कि एंकर्स भी बड़े उनके गुण गाते हैं और अब इस मामले पे चुप भी हैं। मैं देख रहा हूँ, मुझे सारों का पता है, बड़ी अच्छी तरह मुझे पता, पूछना नहीं है, नाम भी नहीं पूछने, किसी आजमाइश में नहीं डालना, लेकिन मुझे सारों का पता है। ठीक है, तो हम आगे चले चलते हैं, मेहरबानी, हम आगे चलते हैं। दिसंबर 2019 में ये जो है ना उनकी ज़मीन निकल आ रही है यूके में, 2 उनके वहाँ कोई प्लाट्स थे या मकान थे। वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी, यूके की नेशनल क्राइम एनसी उसको कहते हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनकी दोनों जगहों का जायजा लिया और उन्होंने कहा ये टैक्स पेयर मनी है और ये अवाम का पैसा है, और उससे ये जो है ना 2 घर यहाँ खरीदे गए। देखें, लंदन में जाके ये पता चला, यहाँ तो नहीं पता चल सकता। उन्होंने वो घर जो है वो पहले ज़ाहिर है उसका जो भी तरीक़ाकार होता है प्लज किए और उसके बाद वो सेल कर दी, और सेल करके उसकी जो रकम बनती है 190 मिलियन पाउंड। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि ये अवाम का पैसा है, अवाम के टैक्स का पैसा है और ये मनी ट्रेल देने में नाकाम हुए हैं, तो ये जनाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होगा। यहां आके इस बात को यहां अब 2 नंबरी की जाती है। हर बंदा अपने अपने मतलब की बात करता है, मैं हकीकत बता रहा हूं। यहां आके जब पैसा आता है, इस दौरान इससे जरा सा पहले भी, इस केस से जरा सा ही पहले, चंद माह पहले, जो अलकादिर ट्रस्ट की जगह है, उसकी जो वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी टाइप होती है एक, उसको उस पे कि जी यहाँ हमने जो है ना वो उसकी ईंट लगा दी है। वो पहले ही इमरान खान साहब जो खुद पहले उसके ट्रस्टी थे, बाद अज़ां फिर बुशरा बीबी और फिर फरा गोगी, जुल्फी बुखारी, अब ये नाम खुद से ही अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग किस किस तरह के काम करते हैं और कैसे हुए। और खान साहब जो पहले इमरान मलिक रियाज के बारे में जो कहते थे वो भी सबको पता है जी। और उसके बाद फिर जो है ना देखें, फिर वही मैंने अभी भी बात कर, वो स्याह को सफ़ेद कह दें तो हम भी कहने लग जाते हैं, वो सफ़ेद को स्याह कह दें हम उनके पीछे लग जाते हैं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से सारी बात और जितनी उस वक्त की मुझे रिकॉल हो रही हैं चीज़ें, मैं वो बयान कर रहा हूँ। वो अलग से एक सेटलमेंट पीटीआई या इमरान खान और मलिक रियाज अलग कर चुके थे, यही कहा जाता है। और यही केस है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तानी 50 अरब रुपए कहे जाते हैं ना, मैंने अभी थोड़ी देर में ही अंदाजा लगाया है, उस वक्त 200 रुपए का पाउंड था। और जो है ना वो आप कह लें टोटल अगर अरब डॉलर्स में करें, उस वक्त के डॉलर्स के रेट के हिसाब से मैंने अंदाजा लगाया, वो 229 मिलियन डॉलर्स बनता है। अच्छा। और उस वक्त 200 रुपए का जो पाउंड था, 190 मिलियन पाउंड को 38 समथिंग अरब रुपए बनते हैं, जिसको 50 अरब कहा जाता है। ये 50 अरब उस वक्त रेट बन रहा था जब ये केस सामने आया है। हाँ जी। लेकिन जिस वक्त ये सेटलमेंट हो रही है, हाँ। ये दिसंबर 2019 में जब हुआ है, हाँ। तो उस वक्त ये भी गलत बोला जा रहा है कि 50 अरब रुपए हैं, वो 38 अरब रुपए बनते हैं। कोई भी ये इस पे माहिर मईशत और माहिरीन जो है ना इसका हिसाब लगा सकते हैं कि उस वक्त पाउंड कितने का था पाकिस्तान में। एक तो ये 38 अरब रुपए बनते हैं समथिंग, ये 50 अरब रुपए नहीं बनते। दूसरा ये कि ये हुआ कि वो अवाम का पैसा था। मलिक रियाज के ऊपर और इमरान खान पे इल्जाम ये है कि ये इन्होंने साजबाज की, अपने केस में पहले सेटलमेंट करवाने में मदद करवाई। साकिब निसार साहब और इमरान खान साहब का याराना भी किसको नहीं पता,
वो भी उसके ऑडियोज भी हैं, नवाज शरीफ के पास भी ऑडियोज हैं, ज़माने ने सुनी हुई हैं, उन्होंने उनकी पार्टी के टिकट्स भी लेके दिए हुए हैं, उनके बेटे ने उसमें बज़ाहिर मुबैना तौर पे पैसे भी लिए वगैरह वगैरह। चले, हमारा चूंकि वो मौजू नहीं है तो हम इस तरफ ही आ जाते हैं। तो ये इल्ज़ाम है कि ये सेटलमेंट करवाने में, चलें वो तो कोर्ट ने की, उसमें जितना कोई मौसर हो सकता है वो हुए होंगे, लेकिन जो 460 अरब रुपए की पेनल्टी थी उनको हुई 2019 में, उसमें ये रकम जो अवाम की रकम है, खान साहब पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने काबीना से वो मंजूरी करवा करू के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाई, और साथ उसका मतलब ये है कि ये 50 अरब ही लगाए ना, अभी 38 अरब तो मेरे हिसाब के साथ बन रही है ना, 50 अरब रुपए माइनस होगा 460 अरब में से, और बाकी 410 अरब रुपए, यानी बोझ कम हुआ मलिक रियाज पे। वैसे इस पहले ही ये 50% हो चुका। साकिब निसार साहब ने भी इसमें उनको अन्नेवा बेदरेग उनको फायदा दिया और 50% लगा के सेटलमेंट की। ये 700-800 अरब रुपए में से ये डील चल रही थी सेटलमेंट, और 460 अरब रुपए में आई है। अल्लाह बेहतर जानता है किसने क्या लिया, किसने क्या दिया, क्या हुआ क्या नहीं, ये अलग बात है। ये है असल केस। तो अब ये छापों का सिलसिला दूसरे टाउन अब हुआ ये कि जी ये चूंकि अब ये जो अलकादर ट्रस्ट की जो कागजात हैं और जो उसकी कोई रजिस्ट्री, कोई दस्तावेजात जो हैं, ये अब तलाश करने के लिए कहा जाता है। हालांकि ये बड़े देखें, मेरा भी कोई और आपका भी कोई इन्वेस्टिगेशन तो ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन नजर आ रहा है कि मुझे ये बताएं कि मलिक रियाज ने इस डील के कागजात अपने किसी दफ्तर में रखे होंगे जी। ये असल में उनको एक शिकंजे में लाने और शिकंजा कसने के लिए ये जो है ना वहां पर छापा मारा गया है। अच्छा। और कागजात भी निकाले गए और इसमें से केस निकल आएंगे। अलकादर ट्रस्ट की जमीन के जो कागजात हैं और दस्तावेजात है वो नहीं मिलनी, वो इतना चूचा नहीं है, उसने सारे दुनिया को आगे लगाया और पाकिस्तान के तो एस्टैब्लिशमेंट समेत सबको आगे लगा के उसने रखा हुआ है और अपने साथ में लाके अपने मुलाजम रखे हुए हैं, रिटायर्ड इधर से होते हैं बड़े बड़े ऑफिसर, वो उसने हायर कर लेने होते हैं। तो ये इस सारे मामले में ये हुआ है। तो मतलब अब ये सिलसिला आप कह रहे हैं कि दूसरी ब्रांचेस में भी जा सकता है, इस्लामाबाद जाएगा, जा सकता है। कोई हजारों लोग हैं, हजारों लोग मार्केट में हमें मिलते रहते हैं जिन्होंने अदायगियां तमाम कर दी हैं और उनको मलिक रियाज साहब ने किसी जगह पे प्लाट नहीं दिया। हजारों लोग हैं। अच्छा, हाँ जी। चलें साहब, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी हो गया है और नैब नहीं छापा मारा था यहाँ भी जिसे कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने किया है, वो 2 ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किए हैं। क्या ऑर्डिनेंस हैं और क्या इसका आंसर आपको नजर आ रहा है? अच्छा, 2 ऑर्डिनेंस जारी किए और देखें कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने किए। ऐसी कोई एमरजेंसी आ गई थी कि सदर साहब की वापसी का भी इंतज़ार नहीं किया। एक तो ये बड़ी इसमें से जो बतौर साफ़ी हमें कीड़े निकालने होते हैं ना, उसमें से एक कीड़ा ये निकल रहा है इसकी डिटेल आपको जल्दी कि यकीनन इसमें कोई, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें कोई एमरजेंसी थी। तो ये इसलिए ये किया गया कि जी नैब जो है वो 14 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड उसको मिलता है या लेता है, उसको बढ़ा के 40 दिन तक कर दिया। यानी अब कोई एक बंदा पकड़े ना तो उनको 40 दिन तो आराम से रखेंगे, वो मान जाएगा, जो मर्जी मनवा लें। तो पहले तो फखरिया तौर पे कहते थे ना कि हमने कम करवा दिए हैं, देखें। अच्छा, देखें, एक पहले और चीज़ है। दूसरा फिर ये कि एक ही इसके अंदर है जो कोर्ट नहीं की जा रही बात, क्या इसी में साथ नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में ये है कि मसलन किसी ने गलत, नैब के किसी अफसर ने, तफ्तीशी अफसर ने कोई गलत जो है ना वो केस कर दिया है, तो गलत केस की सजा 5 साल थी। अच्छा, आप ये देखें कि उसकी 2 साल कर दी, यानी आपने इतनी कम सजा दी कि 2 साल भी वो आराम से कर ले। भाई ये कोई अच्छा कदम उठाया है। पता नहीं ये क्या प्रेशर था, या मुमकिन है उनको बहुत डर था कि कोई तफ्तीशी अफसर को केस नहीं पकड़ता या नहीं करता, या प्रेशर में नहीं आ रहा कि उसको 5 साल सजा नजर आती थी, अब 2 साल है वो आराम से काट लेगा। ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा जो तरमीमी बिल जो ऑर्डिनेंस जो जारी किया है सदर साहब ने, कायम मकाम सदर ने, वो क्या है जी कि अपना क्या है बताएं मुझे। वो दूसरा जो है वो ये है कि हाजिर सर्विस के अलावा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में वो उसमें साबिक जज भी जो है ना वो शामिल किए गए हैं। बहुत शुक्रिया साहिब साहब।
नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।